नमस्कार, अनएडिटेड के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ईशा भंडारी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण शर्मा। वो कहते हैं ना कि जब सत्ता के भीतर संघर्ष बढ़ जाता है तो खामोशी भी बहुत कुछ कहने लगती है। वही हाल हो रहे हैं कर्नाटका में कांग्रेस का। कांग्रेस के उस सियासी संकट के बारे में आज हम बात करेंगे जिसने पार्टी के भीतर असमंजस और बेचैनी यानी कन्फ्यूजन बढ़ा दिया है, लोगों के लिए भी और खुद उनकी गवर्नमेंट के लिए भी। 3 साल सरकार चलाने के बाद भी कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और अब ये खुलेआम दिख भी रहा है। अब मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार के बीच चल रही खींचतान खुलकर सामने आ रही है और सबकी नज़रें अब दिल्ली पर टिकी हुई हैं। दिल्ली पर क्यों टिकी हुई हैं? क्योंकि सिद्धरमैया आज पहुंचेंगे दिल्ली और कल हाईकमान से उनकी बातचीत होगी। अब ये बातचीत किस मामले में होगी, ये बातचीत कहाँ जाकर थमेगी, इन्हीं सब मुद्दों पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे आज। तो वरुण, ये कर्नाटका में आखिर चल क्या रहा है? कांग्रेस क्यों कन्फ्यूजन में है? डीके शिवकुमार, सिद्धरमैया, ये पावर टसल कब तक चलता रहेगा और ये क्या है आखिरकार? बहुत बहुत शुक्रिया ईशा आपका। देखिए, कर्नाटक कांग्रेस में क्या चल रहा है उसका सीधा जवाब यही है, सिर्फ फुटबॉल चल रही है इस समय। और जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके का माहौल पूरा कर्नाटक के अंदर पिछले 3 साल से बना हुआ है कांग्रेस की, अगर मैं बात करूं तो वो साफ साफ ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो एक पावर शेयरिंग फार्मूला 2023 के अंदर कांग्रेस हाईकमान ने निकाला था वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। और जिस तरीके से सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच में कुछ दिनों के बाद लगातार जिस तरीके की, हालांकि उन दोनों ने अभी तक पब्लिक में आकर कुछ इस तरीके के बयान एक दूसरे के खिलाफ नहीं दिए हैं, लेकिन जैसा सबको दिख रहा है और जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उससे ये साफ पता चल रहा है कि जो ये सीट के लिए जो लड़ाई है, जो मुख्यमंत्री पद की जो चाहत है, वो अब खुलकर डीके शिवकुमार को कहीं ना कहीं, क्योंकि अब 3 साल देखिए निकल चुके हैं। 2023 में सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे और अब जो अगला चुनाव है वो 2028 में है। तो डीके शिवकुमार अब पब्लिकली तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के बयान उनके समर्थकों के आ रहे हैं और जिस तरीके से बार बार दिल्ली के ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और बार बार वहीं पर निगाहें टिक जा रही हैं, उससे लग रहा है कि अब कर्नाटक के अंदर हो सकता है कि शायद बदलाव हो जाए। हालांकि जैसा आपने भी जिक्र किया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री आज रात दिल्ली आ रहे हैं और ऐसी खबरें भी हैं सूत्रों के मुताबिक कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को भी कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली बुलाया है। हालांकि अभी जब मैं उनका बयान देख रहा पुष्टि था, नहीं कर पाया। हाँ, तो उन्होंने पुष्टि नहीं की, डीके शिवकुमार ने पुष्टि नहीं की कि उनको भी दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन सिद्धरमैया ने ज़रूर पुष्टि की कि उनको दिल्ली हाईकमान ने मिलने के लिए बुलाया है। ये मीटिंग कल होगी और अगर डीके शिवकुमार भी आते हैं तो उनके साथ होगी। किस तरीके से ये मीटिंग होगी, अलग अलग मीटिंग होगी, इसके बारे में अभी कोई ठोस जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक बात है, 2 तरीके के फॉर्मूले इस समय आ रहे थे सामने। एक तो ये कि कर्नाटक के अंदर कैबिनेट एक्सपेंशन किया जाए और सिद्धरमैया जो है मुख्यमंत्री जो हैं वो काफ़ी हद तक इसी फॉर्मूले के पक्ष में है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो मुख्यमंत्री पद किसी के लिए भी छोड़ें। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार जो ये कैबिनेट एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, जो उनका गुट है, हालांकि डीके शिवकुमार खुद बोलते हैं कि सारे 135-136 विधायक उन्हीं के हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को भी अपना ही विधायक बताते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो केपीसीसी के प्रेसिडेंट तो अभी भी डीके शिवकुमार ही हैं। उन्हीं के नेतृत्व में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था और जिसमें कि कांग्रेस को 135 सीटें मिली थी। तो उन्होंने ये बात जब कही कि 135 और 36 सारे विधायक मेरे हैं, तो वो इंडिकेट ये कर रहे हैं कि वो पब्लिक डोमेन पे इस बात को अभी नहीं ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन वो जो सूत्रों से जानकारी मिली है, जो जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो कैबिनेट एक्सपेंशन के पक्ष में नहीं है। वो आप चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री पद है उनको मिले। जी।
तो ये एक तरीके से अब जो है सीधी लड़ाई कह लीजिए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके की जो बात हो रही है अब दोनों पक्षों के बीच में, क्योंकि अब विधानसभा 3 साल हो चुके हैं चुनाव हुए और 3 साल से सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, तो अब एक तरीके से डीके शिव कुमार को जो अपना सपना पूरा करना है मुख्यमंत्री बनने का, वो इन्हीं 2 साल के अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि 2028 में विधानसभा का चुनाव है। जी वरुण, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया शायद पहुंच सकते हैं दिल्ली, तो ये जो पार्टी हाई कमान है, हमने केरला में देखा कि कितना समय का पार्टी हाई कमान को लगा एक चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए, तो क्या ये यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, क्योंकि 3 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, 2.5 इयर्स का ये वादा किया था हाई कमान ने डीके शिव कुमार से, सिद्धारमैया से, कि दोनों 2.5 इयर्स का कार्यकाल निभाएंगे, लेकिन क्या आपको अभी लगता है कि ये डिसीजन मेकिंग पावर हाईकमान सही तरीके से ले पाएगी और सही तरीके से चल पाएगा मामला? देखिए, कर्नाटक के अंदर जो आपने 2.5 साल वाले फॉर्मूले की बात की, उसको लेकर काफ़ी खबरें तो रहीं, अटकलें भी हमेशा लगती रहीं, लेकिन अगर आप देखें तो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने कभी भी किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस 2.5 साल के फॉर्मूले का जिक्र नहीं किया है। बिल्कुल। ये हमेशा से खबरों के अंदर रही बात कि इस तरीके का डिसीजन हुआ था जिस समय की सिद्धारमैया को गद्दी सौंपी गई थी 2023 के अंदर। तो उस हिसाब से तो 2.5 साल का जो वो थ्रेश होल्ड था, वो जो डेडलाइन थी, वो तो काफ़ी समय हो गया। वो उसके अब तो 3 साल, जैसे मैंने कहा, अभी 20 मई को ही सिद्धारमैया ने अपने पूरे 3 साल पूरे कर लिए हैं मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए। तो अब जो 2.5 साल वाली बात जो थी, वो तो अब मुझे दिख नहीं रही है कि उसमें कितनी सच्चाई थी, या अब क्या फिर बाद में जब डिस्कशन हुए तो ऐसा हुआ था कि क्या 3 साल आप इन्हें रहने दीजिए, आप आखिर के 2 साल में बन जाइएगा, क्योंकि 3 साल होने के बाद ही अब अचानक से फिर से नेतृत्व परिवर्तन का जो ये मुद्दा है कर्नाटक के अंदर, वो बहुत जिसे कहते हैं तेज़ी से बढ़ा है। जहाँ तक आपने कांग्रेस हाईकमांड की बात की, कि देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ये दोनों नेता कर्नाटक में कांग्रेस के लिए, सिद्धारमैया भी और डीके शिव कुमार भी। तो किसके पक्ष में फैसला लेना है, किस तरीके से फैसला लेना है, ये कांग्रेस के लिए वही वाली स्थिति है कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। तो देखिए, सिद्धारमैया के पक्ष में एक बात जाती है कि देखिए, जो उनका खुद की जो कास्ट है, कुरुबा जाति से वो आते हैं, जो कि अभी जब सेंसस हुए थे तो 7% से ज़्यादा जो कर्नाटक के मतदाता हैं वो कुरुबा जाति के अंदर आते हैं। और जो डीके शिव कुमार है, डीके शिव कुमार, उनकी जाति वोक्कलिगा है। वोक्कलिगा पहले एस्टिमेट माना जाता था कि 13 से 15% के बीच में कर्नाटक के अंदर हैं वोटर्स, उस जाति से, उस कास्ट से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो अभी सेंसस, जो नया सेंसस आया था, जो कास्ट सर्वे जो कर्नाटका ने किया था, उसमें 10% से कुछ ज़्यादा, 10 से 11% के आसपास वोक्कलिगास की संख्या सामने आई। एक जो पक्ष, जैसा मैं कह रहा था, सिद्धारमैया के लिए जाता है कि अपनी जाति की कम संख्या होने के बावजूद, यानी कुरुबा समाज की कम संख्या होने के बावजूद, सिद्धारमैया ने जो अहिंदा, जो ये फॉर्मूला अपनाया, जो एक तरीके का कोएलिशन बनाया, अहिंदा मतलब अल्पसंख्यक, जो ओबीसीज हैं, हिंदू ओबीसीज हैं, और जो आपके दलित हैं राज्य के अंदर, एक तरीके से आप कह सकते हैं जो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पीडीए की जब बात करते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो बहुत समय पहले से अहिंदा के नाम से सिद्धारमैया ने कर्नाटक के अंदर, जिसे कहते हैं, उन्होंने इसको अपनी तरफ से प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो ये उनके पक्ष में एक बात जाती है। और जहाँ तक डीके शिव कुमार की बात है, उनके पक्ष में भी जाती है कि जो एक उनका समाज है वो भी काफ़ी बड़ा समाज है। हमेशा से लिंगायत और वोक्कलिगा, इन्हीं के बारे में कर्नाटक की राजनीति का जो विमर्श है, जो उनकी बातचीत है, जो कर्नाटक के राजनीतिक हालात हैं, वो इन्हीं दोनों जातियों के ऊपर, इन्हीं दोनों समाज के ऊपर काफ़ी फोकस रहा है। जैसे कि BS येदियुरप्पा लिंगायत के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं, भाजपा को सत्ता में लाने का श्रेय भी उन्हें जाता है। तो लेकिन ओल्ड मैसूरू रीजन जो है, जो दक्षिण कर्नाटक है,
वहाँ पे लिंगायत बहुत ज़्यादा बहुसंख्यक है। और यही जो वोक्कलिगा हैं, ये जो जनता दल सेकुलर है, एच.डी. देवेगौड़ा और एच.डी. कुमारस्वामी की पार्टी, मांड्या, कोलर, जो ओल्ड मैसूरू का रीजन है, बिल्कुल हासन, कनकापुरा जहाँ से खुद डी.के. शिव कुमार एमएलए हैं, ये भी उसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक तरीके से दोनों को साइडलाइन करना, दोनों को इग्नोर करना कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस हाईकमांड के लिए आसान नहीं है और ना आगे होने वाला है। जी। अब उन दोनों को कैसे, जिस तरीके से 3 साल से साथ लेकर चले हैं, बैलेंस बनाकर चले हैं, क्या आगे के 2 साल में भी वही बैलेंस बनाकर चल पाएगी पार्टी हाईकमांड, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। एज फैक्टर की जहाँ तक बात है, सिद्धारमैया ज़रूर 77 के आसपास हैं और मेरे ख्याल से डी.के. शिव कुमार 63 या 64 के आसपास हैं। तो एज फैक्टर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डी.के. शिव कुमार के पक्ष में है। जहाँ तक एमएलएज की बात है, ज़्यादातर डी.के. शिव कुमार कैंप के अभी भी माने जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिद्धारमैया की भी पैठ नहीं है अपने एमएलएज के अंदर, उनके भी बहुत समर्थक हैं। जी। और अब कांग्रेस हाईकमांड को ये डिसाइड करना है कि या तो इन दोनों में से किसी एक को चुनना है या किसी एक को नाराज करके दूसरे को बनाए रखना है, या फिर क्या ऐसा भी हो सकता है कि 2 की लड़ाई में किसी तीसरे का फायदा हो जाए? यही मैं पॉइंट रख रही थी वरुण, ये विडंबना हाईकमान के लिए और बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं सतीश जारकीहोली का भी स्टेटमेंट आया है। गृह मंत्री परमेश्वर जी भी ये कह रहे हैं कि ताकि 2028 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की राजनीतिक को फायदा मिल सके, इसलिए एक दलित को भी मुख्यमंत्री बनाने का प्रावधान लाए। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी ईशा, वही मैं बात कह रहा था कि 2 की लड़ाई में, यानी सिद्धारमैया और डी.के. शिव कुमार की लड़ाई में क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी तीसरे को फायदा मिल जाए? अब जो आपने नाम लिए, जो होम मिनिस्टर जी परमेश्वर हैं और जो सतीश जारकीहोली हैं, ये भी बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं कर्नाटक के अंदर अपने अपने समाज में। और दलित मुख्यमंत्री की बात को छेड़ देना, यानी कि इसका मतलब यही है कि इन दोनों की लड़ाई में अगर हाईकमांड को ऐसा लगे, देखिए केरल के अंदर भी ये बात आई थी। केरल के अंदर 3 लोगों के बीच में ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस हाईकमांड को तय करना है कि इन तीनों में से मुख्यमंत्री कौन होगा। वी.डी. सतीशन, जो कि अब तो मुख्यमंत्री बन गए, के.सी. वेणुगोपाल और इसके अलावा रमेश चेन्नीतला। तो वहाँ पर भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जो वी.डी. सतीशन हैं और के.सी. वेणुगोपाल है, इन दोनों के बीच में, जिसे कहते हैं बैलेंस साधने के लिए, कहीं रमेश चेन्नीतला को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, कहीं उनकी लॉटरी लग जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब कर्नाटक के अंदर ऐसा संभव है कि नहीं है? देखिए मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। बहुत बड़े नेता हैं डी.के. शिव कुमार और सिद्धारमैया कर्नाटक के अंदर, उन दोनों के इंटरेस्ट को इग्नोर करना पार्टी के लिए 2028 और 2029 का जो लोकसभा चुनाव है, 28 में विधानसभा का चुनाव है, दोनों में घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसे एक्सपेरिमेंट हमने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में देखे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं और ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट जो है कि सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, उसकी कहानी अलग है। अभी हम अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स को हमने ज़्यादातर फेल होते ही देखा है। और कांग्रेस का एक इतिहास अभी पिछले कुछ टाइम से तो ये रहा ही है, पहले ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अभी के अगर आप बात कर लें हाल फिलहाल की, तो राजस्थान में जिस तरीके से यही सिर्फ टब्बल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में हुई, जिसकी वजह से उनको 2023 के चुनाव में हार देखनी पड़ी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और जो दिग्विजय सिंह के बीच में तकरार थी, उसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूरी पार्टी तोड़नी पड़ गई थी। ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ के अंदर भी हुआ। ये 2.5 साल का जो फॉर्मूला आपने बोला, छत्तीसगढ़ के अंदर भी भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव के बीच में इसी फॉर्मूले को लेकर चर्चा हुई थी। तो और असम के अंदर तो हिमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री पद के लिए एक तरीके से सोनिया गांधी की तरफ से अश्योरेंस भी मिल गई थी, उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया वहाँ पर असम के अंदर। और उसके बाद का इतिहास और अभी क्या हुआ है सब जानते हैं। तो कांग्रेस के साथ ये दिक्कत बहुत रही है कि वो एक तो चुनाव जीत नहीं रही है,
कहीं पर भी, और अगर चुनाव जीत जाए और अगर सत्ता में हो तो फिर मुख्यमंत्री किसको बनाना है, इसको लेकर जो उलझन होती है पार्टी के अंदर, जैसा आपने केरल का भी जिक्र किया, वो अपने आप में एक विडंबना ही है। तो अब इसमें क्या होगा, क्या नतीजा इसका निकलता है, अब ये देखने वाली बात होगी। कल की मीटिंग अगर होती है और अगर दोनों के साथ में होती है, किस तरीके की मीटिंग रहती है, क्या आउटकम निकल के आता है, उसके ऊपर सबकी नज़र रही है। तो वरुण, ये रेपिटेटिव विडंबना जो कांग्रेस पार्टी में चलती आती है, इसका संदेश जो है जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच क्या जा रहा है, आपको कैसा लगता है, कैसे लोग देख रहे हैं? क्योंकि जनता भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं, नेता भी देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं देखिए, जनता की बात तो पार्टीज़ को, जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितनी भी पार्टियां हैं इस देश के अंदर, ज़्यादातर पार्टियां जो हैं जनता की बात करने के लिए ही बनी है। एटलीस्ट पब्लिक डोमेन में तो वो यही कहते हैं कि हम जनता के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में तो राजनीति में सामने आकर ज़्यादातर लोग बात नहीं करते हैं। अब जहाँ तक सिर्फ टव्वल की बात है, अगर कांग्रेस के अंदर इस तरीके की स्थिति बनी रहती है तो जनता के अंदर बिल्कुल मैसेज नेगेटिव जाएगा। बिल्कुल। जहाँ पार्टी के दो शीर्ष नेता अगर कहीं पे भी इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में भी, मतलब परोक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर लड़ाई करते हुए दिख जाए, लड़ाई मतलब कि अगर मतभेद की भी खबर आ जाए, तो जनता के बीच में अच्छा मैसेज तो किसी भी हालत में नहीं जाता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पार्टी को ये देखना है कि अभी देखिए लोकल पोल्स भी आने वाले हैं कर्नाटक के अंदर। जी। कर्नाटक के अंदर लोकल पोल्स के अंदर क्या होगा, और इस बार देखिए 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इनकम्बेंट थी, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था। उसके बावजूद पार्टी के वोट प्रतिशत में अगर आप देखेंगे 2018 के मुकाबले ज़्यादा गिरावट नहीं हुई थी। पार्टी को हार ज़रूर मिली, भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन फिर भी 1,41,00,000 वोट मिले थे। 36% वोट भारतीय जनता पार्टी को उस समय भी मिले थे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, 1,68,00,000 वोट ज़रूर पार्टी को मिले, 42% से ऊपर ज़्यादा मत उनको प्राप्त हुए, 135 सीटें मिली, भाजपा को 66 सीटें मिली थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का 2023 के बाद से 24 में उन्होंने ये कोएलिशन बनाया, जनता दल सेकुलर के साथ गठबंधन भी हो गया। तो इस बार जो अभी देखने को भी मिल रहा है, एचडी कुमारस्वामी अब मोदी सरकार में मंत्री हैं, तो 2028 में ये पूरी ऐसी संभावना है कि जिस तरीके से 2024 में बीजेपी और जेडीएस के बीच में गठबंधन हुआ और दोनों दलों ने 19 सीटें जीती 28 में से लोकसभा की, 17 सीटें भाजपा को मिली, 2 सीटें जनता दल सेकुलर को मिली, कांग्रेस 9 सीटें जीत पाई। उस तरीके का माहौल 2028 में भी विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है, जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर आपस में मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, वे कोएलिशन बनाकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ सकते हैं। और पिछली बार 19 सीटें जेडीएस को मिली थी विधानसभा चुनावों में, 13% से ज़्यादा वोटों के साथ। अगर हम लोकसभा की बात करें तो इस गठबंधन को 51% से ज़्यादा मत मिले थे 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो चुनौती बहुत बड़ी है कांग्रेस के सामने। 2023 के कंपैरिजन में एक तो अब उनको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी झेलना पड़ेगा। ये जिस तरीके के दो बड़े नेताओं के, दो शीर्ष नेताओं के जो आपस में इंटरेस्ट जो क्लैश हो रहे हैं, उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। और अब जो एक नई मुसीबत है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस का जो गठबंधन है, और जैसा मैंने कहा जेडीएस भी वोकलिगा की पार्टी है, तो डीके शिव कुमार को क्या प्रोजेक्ट करना होगा उस फैक्टर को, जिसे कहते हैं कि नल एंड वॉइड करने के लिए, नलीफाई करने के लिए, जो कि ओल्ड मैसूरू रीजन में इस गठबंधन को, यानी एनडीए गठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं और इसी में से कांग्रेस को कहीं ना कहीं रास्ता निकालना पड़ेगा। वरुण, अगर कास्ट कैलकुलेशन पिछले इलेक्शंस में और अब की देखें तो कैसे देख रहे हैं आप इसको? 2024 लोकसभा इलेक्शन परफॉर्मेंस की भी आप बात करिए। नहीं, उसी बात का मैंने जैसे जिक्र किया कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर है, जेडीएस जो उन्होंने गठबंधन किया था 2024 के लोकसभा चुनावों में, उसमें लोकसभा के स्तर पर अगर आप पार्टियों की स्थिति देखें और सीटों की स्थिति देखें तो 28 में से 19 लोकसभा क्षेत्रों पे एनडीए को विजय मिली थी।
51% से ज़्यादा मतों के साथ। और जैसा मैंने कहा 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 36% वोट मिले थे और 1,41,00,000 के करीब वोट मिले थे। वो बढ़कर 1,78,00,000 पर पहुंच गया था लोकसभा चुनाव के अंदर। यानी एक साल बाद जो पोलिंग हुई उसमें भारतीय जनता पार्टी का इतना वोट शेयर बढ़ गया, मतलब 36% से वो 46% के ऊपर चले गए। जी जी। कांग्रेस ने भी अपना जो है वोट प्रतिशत बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी को जो 1,68,00,000 करीब 2023 के विधानसभा चुनावों में वोट मिले थे, वो लगभग बढ़कर 1,76,00,000 के आसपास हो गए, अगर राउंड फिगर हम लें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में। यानी उनको भी 45% के ऊपर मत प्राप्त हुए, भाजपा से थोड़े कम, क्योंकि भाजपा का गठबंधन था जेडीएस के साथ, और जेडीएस को जो उस समय 5.60% वोट मिले और 2 सीटें मिली, इसकी वजह से एनडीए गठबंधन 51-52% पे लोकसभा चुनावों में जाकर रुका। लेकिन अगर हम इसको विधानसभा चुनावों में कन्वर्ट करें, इसी नतीजे को, बहुत कड़ा मुकाबला था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। 224 जो विधानसभा क्षेत्र हैं कर्नाटक के अंदर, अगर उसको हम लोकसभा चुनाव जो 28 लोकसभा क्षेत्रों पे जो वोट पड़े 2024 के अंदर, अगर उसको रेप्लिकेट करें विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से, 123 सीटों पर एनडीए आगे था और 101 सीटों पे कांग्रेस आगे थी। और उसमें भी 123 जो हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटों पे बढ़त थी। यानी कि लगभग जो 2018 में भाजपा की जो सीटें आई थी 104, वही 105 के करीब उनको विधानसभा में बढ़त थी लोकसभा के अंदर 2024 में। और जेडीएस के जितने 19 विधायक जीत के आए थे 2023 में विधानसभा चुनाव में, लोकसभा के अगर चुनावों को देखा जाए, रेप्लिकेट करें, तो उन्होंने भी 18 विधानसभा क्षेत्रों पे 2024 के लोकसभा चुनावों में बढ़त बनाई थी। तो इस तरीके से 105 और 18 123, बहुमत का आंकड़ा कर्नाटक विधानसभा के अंदर 113 का है। कांग्रेस भी 101 पे थी और 45% से ज़्यादा वोट थे। तो यानी कि लोकसभा चुनाव के अंदर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस का हनीमून पीरियड चल रहा था, 2023 में ही जीत के आई थी, तो इतना ज़्यादा वोटों का जो जिसे कहते हैं कि खिसके नहीं कांग्रेस से, बल्कि बढ़ाया ही। लेकिन क्योंकि भाजपा का गठबंधन था कहीं ना कहीं जेडीएस से 2024 में, इसलिए वो 19-9 का आंकड़ा लोकसभा में दिखाई देता है। हालांकि एक बात और मैं बताना इसमें ज़रूरी है कि लोकसभा चुनावों के अंदर अगर 1998 से देखा जाए, सिर्फ 1999 का अगर चुनाव छोड़ दिया जाए, तो कांग्रेस पार्टी को हमेशा भाजपा से पीछे ही रहना पड़ा है लोकसभा चुनाव। जी बिल्कुल। तो अब वरुण, बात सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी की नहीं है इस समय सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस अंदरूनी खींचतान के बीच अपना राजनीतिक संतुलन बचा पाएगी। अब ये देखने वाली बात होगी आगे, जब पार्टी हाईकमान के साथ सिद्धरमैया या फिर डीके शिव कुमार मिलेंगे या नहीं, इस पर चर्चा होगी। तो देखेंगे कि क्या होने वाला है कर्नाटका कांग्रेस के अंदर। तब तक के लिए आप देखते रहिएगा अनएडिटेड। धन्यवाद।